देखो यहाँ एसएचएम में हमने एनर्जी तक की चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब बेसिकली हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बट एक दो ही क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लगभग जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ग्राफिकली एसएचएम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको डेस्कटॉप पे कुछ स्क्रीन पे आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चंस को देखो, ध्यान देना मेरी बात को। देखो क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ क्या रहा है, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। जो टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, या सॉरी यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। जो गिवन ग्राफ है वो मेरा क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है और ये तुमको टाइम दिया हुआ इन द सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिख रहा है हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। पार्टिकल क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में शोन इन द फिगर। तो प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें, और क्या रहा है यहाँ पे, एक चीज बहुत क्लियर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये जो पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट करेगा, तो चलो हम पहले कंडीशन से बढ़ते हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। अगर वो एसएचएम में एग्जीक्यूट है, और ये हमें दिया हुआ है, तो कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है, चलो मैं वापस से देखो, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, यहां समझना मेरी बात को, जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा उसका क्या होगा, इनवर्ट होगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो मेरी बात समझो कि अगर मैंने यहीं पे अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसी जगह हम क्या करते हैं, इसी के नीचे इस चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे चलो यहीं पे एक्सिस बना लेते हैं, इस पॉइंट से ये मैंने एक एक्सिस बना लिया, ठीक है। और इसको मैं कंसिडर क्या कर लेता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां से देखो, वापस से देखो, यहां से क्या कर रहा हूं मैं, इस जगह एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये डिस्प्लेसमेंट नोटिफिकेशन कर देता हूँ और ये टाइम, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्लियर है। टाइम तुमको यहाँ पे पता चल रहा है, ये 0 है, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो ये 0.5 होगा, ये 1.5 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से तो ये हमको पता है। अब देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में हमें एक रिलेशन और पता है एसएचएम के कंडीशन में, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम कंडीशन क्या लिखते हैं, ये क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमें ओमेगा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो देखो यहां से कि 0 से लेके यहां तक एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है ये सर्कल का। देखो क्वार्टर इधर है, हाफ इधर है, क्वार्टर इधर है, तो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। उस कंप्लीट साइकिल में यहाँ दिख रहा है हमको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई, और टाइम की वैल्यू हमको टोटल टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमें चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बाई ओमेगा स्क्वायर। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब, माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और ए की वैल्यू देखो, मैक्सिमम ए की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है ना। तो टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्स की वैल्यू अगर हमको यहाँ निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन पाई स्क्वायर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट।
और यहाँ देखो t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या दिख रहा है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, इन्वर्ट हो जाएगा, ये जैसा है ठीक उसी का मिरर इमेज, मतलब उल्टा बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये 10 होगा तो यहाँ पर देखो इस जगह ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो -10/पाई स्क्वायर से, ठीक है ये होगा। और ऊपर क्या मिलेगा तुमको, 10/पाई स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो इतना हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो टाइम का देखो ये नोटेशन दिया हुआ, तो ठीक इस ग्राफ का रिवर्स हम कर लेंगे और हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, देखो ये ग्राफ मुझे इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, देखो ये ग्राफ हम बनाएंगे, ये ग्राफ मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कहीं दिक्कत नहीं है टर्म्स को समझने में, ठीक है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे समझो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या लिखोगे तुम, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, और 1/t टी की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड, टोटल टी की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ये आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो ये मैक्सिमम ही डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो ये कितना दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट 10/पाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 10/पाई स्क्वायर, ठीक है क्लियर है ना। मैं एक ही क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे हर बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब क्या अगर एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है तुमको, यहाँ समझना, यहाँ देखो तो t इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहाँ दिख रहा है तुमको, मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड पोजीशन पे दिख रहा है। और एम्पलीट्यूड पोजीशन पे आपको पक्का पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये जो लिख रहा है t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, क्या हो जाएगा 0। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट, तो कहाँ कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा बताओ, मीन पोजीशन पे होता है। और मीन पोजीशन कहाँ दिख रहा है तुमको, ये वाला 1/2 सेकेंड और 3/2 सेकेंड पे, यही दो पॉइंट होगा ना जहां पर क्या होगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन होगा। तो ऑब्वियसली उस जगह हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 सेकेंड और 3/2 सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा मैक्सिमम। अब पूछ रहा है क्या, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे। तो एम्पलीट्यूड पोजीशन कहाँ दिख रहा है तुमको, देखो t इज इक्वल टू एक 0 पे मिल रहा है हमको, t इज इक्वल टू अगर टाइम पे डालो तो ये 1/2 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है, एक मीन पोजीशन यहाँ पर है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मीन पोजीशन पे क्या मिलेगा हमको, इस जगह पे तुम कंसीडर करोगे तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा। तो देखो एक तो तुमको कहाँ मिलेगा मीन पोजीशन पे, एक तुमको कहाँ मिलेगा फर्स्ट सेकेंड पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगा, और एक कहाँ मिलेगा हमको 2 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा हमको कहाँ पे 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे। कहीं समझने में दिक्कत नहीं, एकदम इजी सम्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्या कह रहा है, देखो एकदम ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये बहुत आसानी से बनता है। एसएचएम में ऐसा कोई टफ क्वेश्चन होता नहीं है, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो। देखो द फिगर शोन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये भी क्या हो रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड टी। ओके ये मेंशन किया हुआ है कितना टाइम पीरियड है टी, क्लियर है। अब देखो 4.1 2 एंड 3, दैट मीन्स 4 पॉइंट है मेरे पास, कौन कौन सा है 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट यहाँ पे है, are marked on the graph where the displacement is half, where the displacement is half that of the amplitude, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हाफ जो है वहां पर ये मार्क करके रखा गया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट बट विथ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखो मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, यहाँ यूज क्या कर रहा है वर्ड, देखो आइडेंटिफाई करना द पॉइंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, मगर क्या कह रहा है कि डायरेक्शन जो होता है मोशन का वो अपोजिट होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, देखो फर्स्ट पोजीशन में कहाँ जाएगा ये
ग्राफ जो है ऑब्वियसली ऊपर की ओर जाएगा। देखो यहाँ समझो, फर्स्ट पोजीशन में अगर तुम इसका सर्कल बनाओगे तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2 होगा। अगर एंगल से कंसीडर करो तो ये 0 होगा और ये क्या होगा, पाई होगा। ये एंगल कितना मिलेगा तुमको, 3π/2 होगा और ये क्या होगा, 2π। तो मुझे बताओ 0 से पाई के बीच, तो पार्टिकल सर्कल बनाओगे तो देखो ये जो हम सर्कल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर ले इस तरह से, तो देखो 0 से π/2, देखो यहाँ से ये 0 से π/2 है ना। तो यहाँ पे ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जाता है, तो यहीं पे कहीं a/2 है, a/2 है। तो ये कहाँ जा रहा है तुमको, फर्स्ट वाला ऊपर जा रहा है। तो यहाँ देखो जब यहाँ पे सेम डिस्प्लेसमेंट a/2 है, तो मगर यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये नीचे जाएगा, तो ये जो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट बट विद द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो पॉइंट कौन है, 1 और 2 और 3 और 4। तो वो पॉइंट्स कौन कौन सा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे 1 और 2, और दूसरा क्या आइडेंटिफाई करेंगे, 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम, टाइम डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो देखो मेरी बात समझो, ये तो बहुत आसान आप सोच सकते हो कि अगर मैं इतनी दूर की बात करूं तो देखो पाई तक में, एकदम ध्यान से एक टर्म समझना, पाई तक में कितना टाइम हो जाएगा, t/2। ठीक है, और पाई/2 में कितना टाइम हो जाएगा, t/4 होगा ना, टोटल t है। तो देखो पाई एंगल के लिए हाफ है, तो बताओ a/2 के लिए ये एंगल, ये वाला एंगल कितना बोलोगे आप, π/6। और इधर से भी चलेंगे तो कितना हो जाएगा, π/6। तो देखो तरीका, π/6 का मतलब टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, t/12। और यहाँ भी क्या टाइम डिफरेंस हो जाएगा, t/12। तो अगर मैंने t/2 में से क्या कर देंगे हम, देखो कितना हमें माइनस करना है, यहाँ देखना ये t/12 और t/12 मतलब 2 इंटू t/12 माइनस कर दो, तो क्या हो गया, t/2 माइनस t/6 होगा ना, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 हो गया ये। और ये क्या मिलेगा तुमको, 3t माइनस t, दैट इज क्या मिल गया यहाँ से, 2t/6। मतलब इसको कैंसिल कर दे तो क्या वैल्यू आ गई, t/3। मतलब यहाँ से देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, t/3। ठीक है, तो एज इट इज सेम यहाँ भी होगा, ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू t/3। तो ये दोनों हमें सॉल्व हो गए, कहीं दिक्कत नहीं। अगर किसी को और समझना है तो ऐसे समझ लो, देखो तुमको ये पता है ना, एक टर्म्स मैंने बताया था तुम लोग को, अगर ध्यान होगा तो मैं इसलिए छोटे से जगह में तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप लोग मेंस या एडवांस के पेपर्स दोगे तो आपको इसकी आइडिया होनी चाहिए। देखो ये पॉइंट पर अगर a/2 है तो ये पॉइंट पे a/2 होगा, तो ये क्या होगा, π/6। तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो क्या हो जाता है, 5π/6, और π/6 माइनस, सॉरी 5π/6 माइनस π/6 करेंगे तो क्या कितना है, 2π/3। तो 2π/3 हो जाता है ये, आ रही है बात समझे। तो ऐसे समझो 2π के लिए कितना है t टाइम, तो 2π/3 के लिए कितना हो जाएगा, t/3। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। ये अब कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये 1 और 2 था, 3 और 4 था, सेम डायरेक्शन में कौन सा जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 और 4 सेम डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये भी 4 भी ऊपर जाएगा और 1 भी ऊपर जाएगा। 2 और 3 जो होगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से तो क्लियर है, पॉइंट्स कौन सा हो गया, अगर सॉल्यूशन में अपने को पॉइंट्स देखना है तो पहला क्या हो जाएगा 1 और 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस भी तुम आराम से निकाल सकते हो, अगर ये सेक्शन तुमको समझ में आया तो देखो 3 तक में वापस यहाँ से यहाँ तक जाओ, कितना मिल रहा है, ये वाला सेक्शन बताओ कितना मिल रहा है, t/12, और ये भी कितना है, t/12 है ना, ये t/12 और ये भी t/12। और हमको टाइम डिफरेंस कितने के बीच चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, टाइम डिफरेंस इन बिटवीन देम, तो इतना का टाइम चाहिए हमको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो तुम क्या करो, देखो टोटल टाइम में से इतना माइनस कर दो, क्योंकि हमको 1 और 3 के बीच टाइम डिफरेंस चाहिए, तो इतने का टाइम डिफरेंस तुमको पता है, इतने का टाइम डिफरेंस तुमको पता है। ठीक है, और तुमको देखो t/2 में से इतना माइनस कर सकते हो और इतना माइनस कर सकते हो,
तो ये बचा हुआ टाइम निकल निकल जाएगा तुम्हारा। आ गई बात समझ में? एज क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम ही को सॉल्व करना है। अगर थर्ड और फोर्थ के बीच देखो तो ये भी तुमको, देखो ये t/12 हो जाएगा, ध्यान से समझना। देखो थर्ड और फोर्थ के बीच ये t/12, और यहाँ से इसको भी मार्क कर दो, ये भी t/12 हो जाएगा। तो टोटल t/2 में से ये दोनों माइनस कर दो, आंसर आ गया। सिंपल है पूरा, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ग्राफ वाला आपको सेक्शन समझ में आया कि कैसे इस पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे हम, और भी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, ठीक है? मैंने बस छोटा सा लेक्चर्स इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया कि मुझे लगा था कि शायद ग्राफिकल क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये छोटा सा लेक्चर एक रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, ठीक है? कि आप आराम से अब फेज डिफरेंस या फिर ये ग्राफिकल क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, जो छोटे छोटे मेंस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।